हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैप्शन से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज के केक में हुआ है थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन उस गड़बड़ को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बना के रेडी हुआ था, जो क्लाइंट को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड इस केक को पार्टी में टेस्ट करने के बाद किसी और ने भी मुझे अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर दिया था। क्या गड़बड़ हुआ, मैंने उसे कैसे फ़िक्स किया एंड फाइनली केक कैसा बन के रेडी हुआ, ये सब देखने और जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो केक है मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था, उनकी बेटी का बर्थडे था और हमने फ्लेवर पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि उन्हें चॉकलेट में ही कुछ चाहिए था। तो जब मैंने उन्हें नटेला हेज़लनट सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इट साउंड्स गुड एंड आप जिस तरह से बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्हें एग वाला स्पॉन्ज चाहिए था, मतलब एग वाला केक चाहिए था। तो एग वाले केक में ना हाइट ऐसे भी ज़्यादा आती है एगलेस स्पॉन्ज के कंपैरिजन में। मैंने सोचा कि 3.5 किलो का केक मुझे बनाना था और मैंने सोचा मैं नीचे का केक 2.5 किलो एंड ऊपर का केक 1 किलो का बनाऊंगी। तो इस तरह से मेरा 3.5 किलो हो जाएगा। एंड क्योंकि मुझे इसमें हाइटेंड केक बनाना था डिज़ाइन के हिसाब से, मैंने नीचे का टिन लिया 8 इंच एंड ऊपर का टिन लिया 6 इंच। 6x4 का जो मेरा टिन है उसमें मैंने एक ही बार में 1 किलो के लिए जितना बैटर चाहिए होता है वो डाल के मैंने एक स्पॉन्ज बना लिया था। एंड नीचे वाले केक के लिए मैंने 2 स्पॉन्जेस बनाए थे क्योंकि उसमें बड़ा केक बनाना था। और ड्रम बोर्ड जो मैंने लिया है वो है 12 इंचज़ का, क्योंकि ड्रम बोर्ड में मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था डेकोरेशन के लिए एंड एक मैसेज लिखने के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने नीचे के 2 केक्स जो है उनको लेयर्स में कट कर लिया था। फिर मैंने एक मूस की लेयर लगाई एंड मूस में मैंने क्या किया है, मूस बनाने के लिए व्हिप्ड क्रीम में मैंने 2:1 रेशियो का गनाश ऐड किया है। एंड गनाश मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था जिससे कि आप देख सकते हो मेरे मूस का जो कलर है वो काफ़ी डार्क है। मूस के बाद मैंने उसके ऊपर लगाया नटेला। मैंने इस पर कोई हेज़लनट स्प्रेड नहीं लगाया, जो नॉर्मल हेज़लनट स्प्रेड आता है। मैंने प्रॉपर नटेला यूज़ किया है इसके ऊपर। एंड उसके बाद थोड़ा सा रोस्टेड हेज़लनट्स मैंने चॉप करके इसके ऊपर डाल दिया है। ये था मेरा अंदर की केक की लेयरिंग। एंड क्लाइंट ने कहा था कि उनको नीचे एंड ऊपर दोनों सेम फ्लेवर्स चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं लेयरिंग कर रही थी एंड मेरा केक हाइट में बढ़ता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे वाला केक जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही हाइटेंड होने वाला है। क्योंकि जब हम टियर केक्स बनाते हैं ना, एक हमें प्रोपोर्शन मेंटेन करना होता है, स्पेशली जब हम 2 टियर केक्स बना रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि नीचे वाला टियर बहुत हाइटेंड है, ऊपर वाला टियर थोड़ा कम हाइटेंड है, तो देखने में थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है। सिमिलरली अगर नीचे वाला टियर मेरा थोड़ा सा फ्लैट बना है और ऊपर वाला टियर थोड़ा सा ज़्यादा हाइटेंड बन गया है तो भी थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, जैसे जैसे मैं लेयर्स को बिल्ड कर रही थी ना, एक लास्ट लेयर ऑफ स्पॉन्ज मेरी बची हुई थी और उसके पहले मैंने केक को वे करके देखा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा केक जो है ना वो ऑलमोस्ट 2 kg टच करने वाला था। और अगर मैं वो एक और स्पॉन्ज की लेयर उसके ऊपर लगा देती फिलिंग के साथ और उसके बाद जब मैं केक को पूरा व्हिप्ड क्रीम से कवर करती तो नीचे वाला केक मेरा पूरा 2.5 किलो का बन जाता। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा लेयर लगाने से क्या होता, मेरा जो केक है ना वो कुछ ज़्यादा ही हाइटेंड हो जाता, मतलब नीचे वाला टियर। तो मैंने सोचा कि वो जो एक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा स्पॉन्ज है उसको मैं ऊपर वाले टियर में यूज़ करूँगी। तो मैंने क्या किया, उस स्पॉन्ज के ऊपर मेरा जो 6 इंच का स्पॉन्ज था उसको प्लेस किया एंड 8 इंच वाले लेयर को मैंने 6 इंच के हिसाब से कट किया। तो मैंने ये सोचा कि मैं नीचे का टियर अब 2 किलो का बनाऊंगी एंड ऊपर वाला टियर मैं 1.5 किलो का बनाऊंगी, जिससे कि ओवरऑल केक मेरा फिर भी 3.5 किलो का ही बनेगा। इस तरह से मैंने चाकू से ही कट कर लिया था स्पॉन्ज को। तो बेसिकली इस ऊपर वाले स्पॉन्ज को मैं 4 लेयर्स में कट करने वाली थी और इस स्पॉन्ज की वजह से अभी वो 5 लेयर्स में हो गया है मेरा ऊपर वाला केक। ठीक है। इस तरह से मैंने केक बनाते बनाते बीच में ही केक का जो मेरा वेट था, जो मैंने ओरिजिनली सोचा था, उसको मैंने चेंज कर दिया। एंड
क्या होता है ना, जब आप केक्स बनाते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है। सो मैं इस टाइम पे इस तरह का चेंज इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये पूरा फ्रॉस्टिंग होने के बाद मेरा केक कितना हाइटेंड होने वाला है। एंड 1 किलो का नॉर्मली मुझे पता है कि जब मैं 1 किलो का इस तरह से क्रीम वाला केक बनाती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हाइट आता है। तो उस हिसाब से थैंकफुली राइट टाइम पे मुझे ये आइडिया आया और मैंने नीचे वाले टियर को वहीं पे क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पे मैं अब ऊपर वाले टियर की फ्रॉस्टिंग कर रही थी। सो ऊपर वाले टियर के लिए मैंने 6 इंच का केक कार्ड लिया है जिसको मैंने क्लिंग रैप कर लिया था एंड उसके ऊपर मैं इस केक को असेंबल कर रही हूँ। तो सेम तरीके से वही मेरा मूज़, नटेला एंड हेज़लनट। उसके बाद मैंने ऊपर वाले टियर को रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए और अब यहाँ पे मैं नीचे वाले टियर की फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि दोनों टियर्स को फ्रॉस्टिंग कंप्लीट करके बॉक्स में भर के फ्रिज में रख दूँगी एंड सुबह उठ के मैं उसे असेंबल करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं रात को ही असेंबल करके रख देती हूँ, सुबह उठ के बस इसका फाइनल डेकोरेशन करूँगी क्योंकि मुझे 11:30 बजे तक क्लाइंट ने कहा था केक को आप रेडी रखना। तो यहाँ पे केक को कवर करने के लिए मैंने पीचिश पिंक कलर का क्रीम लिया है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि केक क्रीम में आपको पिंक एंड येलो कलर मिक्स करना है। अब क्वांटिटीज़ एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना मुश्किल है क्योंकि जैसा मेरा रेफरेंस फ़ोटो था मैं उसी के हिसाब से कलर को मैच करने की कोशिश कर रही थी एंड बाद में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि रेफरेंस फ़ोटो कौन सा था एंड मैंने केक कैसा बनाया है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा केक वर्सेस रेफरेंस फ़ोटो। सो यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ, पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के मैंने पहले पूरे केक पे क्रीम अप्लाई किया एंड उसके बाद पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से यहाँ पे मैं इसे प्रॉपर फिनिशिंग दे रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने लगाए डावल्स। सो जैसे मैं बैम्बू स्टिक्स यूज़ करती हूँ वही बैम्बू स्टिक्स को साइज़ में कट करके मैंने इंसर्ट किया है। आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको पेपर डॉवल्स इसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि पेपर क्रीम के कांटेक्ट में आते ही सॉगी होने लगता है। तो पेपर डॉवल्स कभी भी यूज़ मत कीजिए। हालांकि वो काफ़ी सस्ते आते हैं लेकिन आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि अगर वो सॉगी हो गया तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो या तो आप वुडन डॉवल्स यूज़ करो या फिर प्लास्टिक के डॉवल्स यूज़ करो। जो मोटा प्लास्टिक का डॉवल्स आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। पतला जो स्ट्रॉ आता है प्लास्टिक का वो भी यूज़ मत करना क्योंकि वो भी इतना स्टर्डी नहीं होता है। ठीक है। सो इस तरह से डॉवल्स लगा के मैंने फिर केक को फ्रिज में रख दिया एंड इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। सो केक को मैंने 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट कर लिया था फ्रिज में और अब यहाँ पे मैं ऊपर वाला टियर इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। सो ये करते वक्त क्या हुआ था ना, जो सेंटर डॉवल है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, और उसकी वजह से मेरा जो ऊपर वाला टियर है वो नीचे वाले टियर के एग्जैक्ट सेंटर में नहीं बैठा था। बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि आगे की तरफ मुझे काफ़ी सारे डेकोरेशंस बनाने थे। तो मुझे ये पता था कि केक देखने में बुरा तो नहीं लगेगा क्योंकि कभी कभार डिज़ाइन के हिसाब से भी हम ऐसा करते हैं, टियर्स को थोड़ा सा आगे पीछे हम सेट करते हैं। तो इसमें भी कितना इशू तो था नहीं। और ऊपर वाला टियर भी मुझे सेम कलर के क्रीम से ही कवर करना था। तो यहाँ पे मैंने क्रीम तो काफ़ी क्वांटिटी में बना लिया था, तो उसी क्रीम को अगेन पाइपिंग बैग में भर के मैं यहाँ पे ऊपर वाले टियर को भी पहले अच्छे से उसको कवर कर रही हूँ क्रीम से एंड उसके बाद पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से मैंने उसको फिनिशिंग दिया। ना यहाँ पे क्रीम लगाते वक्त ना मैं ये भूल गई थी कि मेरा जो सेंटर डॉवल है वो काफ़ी टॉल है और उसे मुझे कट करना था और मैं मतलब पैलेट नाइफ से फिनिशिंग कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कि ठीक नहीं लग रहा है कुछ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सेंटर डॉवल को कट करना भूल गई थी। तो फाइनली मैंने उसे कट किया, केक में इंसर्ट किया एंड उसके बाद प्रॉपरली मैंने ऊपर वाले टियर को भी फिनिशिंग दिया। फिर मैंने क्या किया, इस केक को इसी तरह से मैंने बॉक्स के अंदर भरा एंड मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। सो मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे क्योंकि ड्रम बोर्ड मेरा 12 इंच का था, तो मैंने 2 12 इंच के बॉक्सेस लिए, उन्हें जोड़ा एक साथ, केक को अंदर प्लेस किया एंड फिर जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं ना बॉक्स की, उसी तरह से 2 बॉक्सेस को ज्वाइन करके फिर मैंने
केक को फ्रिज के अंदर रख दिया। एंड इस केक को रखने के लिए भी मुझे फ्रिज से एक शेल्फ़ अपना निकालना पड़ा था। खैर कोई बात नहीं, हमारे घर पे ऐसा तो होता नहीं है कि केक्स के लिए हम अलग से फ्रिज लें, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसे ही मैंने केक को रात भर फ्रिज में रख दिया था। एंड फिर अगले दिन मॉर्निंग में मुझे जस्ट इसके ऊपर वो फाइनल डेकोरेशंस प्लेस करने थे, क्योंकि सारे नॉन एडिबल डेकोरेशंस थे तो इतना प्रॉब्लम था नहीं। सुबह करीब 10 बजे मैंने इसको डेकोरेट करना स्टार्ट किया। सो केक के ऊपर मैंने बॉर्डर भी लगा दिया था, कोई नोज़ल नहीं यूज़ किया था, जस्ट पाइपिंग बैग में क्रीम भर के ऐसे ही छोटा सा कट लगा के मैंने उसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया था। और सुबह सबसे पहले मैंने जो फॉन्डेंट का मैसेज मुझे डालना था केक के ऊपर वो लगाया मैंने। पहले तो केक बोर्ड के ऊपर लगाया और उसके बाद बर्थडे गर्ल का नाम भी मैंने फॉन्डेंट के ऊपर लिख के रखा था, वो प्लेस किया ताकि मैं उसके हिसाब से फिर अपने डेकोरेशंस को प्लेस कर सकूं। सो ये जो केक का थीम है ना, ये मुझे बहुत टाइम से बनाने का मन था। मैंने पता नहीं कितने लोगों को ये डिज़ाइन सजेस्ट किया होगा, लेकिन किसी ने ये डिज़ाइन का ऑर्डर नहीं दिया। तो फाइनली जब ये ऑर्डर आया, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इस केक को बनाने के लिए। और मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल था, मतलब जो पिंक कलर के बटरफ्लाइज लगाने थे और जो 4 बॉल्स थे जो आजकल ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं ना, वो सारा मेरे पास अवेलेबल था, मैंने ऑलरेडी लेके रखा था। सो यहाँ पे देखिए जो हमारा 0 साइज़ का वाइट कलर का स्प्रिंकल होता है, शुगर स्प्रिंकल, वो भी मैंने पहले लगा दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये नॉन एडिबल बटरफ्लाइज़ को प्लेस कर रही हूँ। सो ये बटरफ्लाइज़ आपको किसी भी बेकिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है। और इनके पीछे ना वो वाइट कलर का एक क्या कहते हैं, स्टिक जैसा लगाया हुआ रहता है। तो कुछ में से तो मैंने स्टिक्स हटा दिया था, क्योंकि ऐसे ही मुझे उन्हें केक के ऊपर स्टिक करना था। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा जो टर्न टेबल है वो अपने आप ही घूमे जा रहा था। इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा जो केक है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड था, यानी कि ऊपर वाला जो टियर है वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं था नीचे वाले टियर के। तो इसीलिए शायद मेरा जो टर्न टेबल है वो अपने आप ही दूसरे दिशा में घूमे जा रहा था। तो मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं टर्न टेबल को घुमाऊँ कैमरा की तरफ, ताकि मैं आप लोग को प्रॉपर्ली दिखा सकूँ सारे डेकोरेशंस। सो ये जो 4 बॉल्स है ना, इनके पीछे मैंने एक स्टिक लगा लिया था, जो हमारा क्या कहते हैं, लॉलीपॉप स्टिक आता है ना, वो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे। तो ग्लू गन यूज़ करके मैंने लॉलीपॉप स्टिक उसमें लगा लिया। आप देखोगे इन 4 बॉल्स में ना छोटा सा नीचे एक होल होता है स्टिक इंसर्ट करने के लिए। और इस तरह के लॉलीपॉप स्टिक्स ही बेस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि जो हमारे टूथपिक होता है या स्क्यूअर्स होते हैं ना, वो काफ़ी पतले होते हैं, वो स्टिक नहीं होता है इससे प्रॉपरली। तो इस तरह से मैं सारे डेकोरेशंस को लगा रही थी। और जो ये बटरफ्लाई मैं बॉल्स के ऊपर भी लगा रही थी, वो भी मैंने ग्लू गन से ही स्टिक किया था ताकि वो गिर नहीं जाए। एंड अल्टीमेटली केक देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब होता है ना कभी कभार आप केक बनाते हो और फिर आपको वो देने का मन नहीं करता है, काटने का मन नहीं करता है, तो इस केक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब फुल कंप्लीट होने के बाद ये केक इतना प्रिटी लग रहा था, मतलब मैं तो बहुत ही खुश थी। एंड मेरे क्लाइंट भी बहुत खुश थे। अगले दिन वो मिल गए मुझे नीचे सोसाइटी में ही, तो उन्होंने कहा कि केक तो बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। तो मैं तो एकदम खुश हो गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो केक का फ़ोटो क्लाइंट ने अप्रूव किया था, मतलब रेफरेंस फ़ोटो मैंने ही भेजा था। उन्होंने पहले मुझे बटरफ्लाइज वाले कुछ 2-3 फ़ोटोज़ भेजे थे, फिर मैंने उन्हें ये रेफरेंस फ़ोटो भेजा और उन्होंने कहा कि अब अगर आप ऐसा ही बना सकते हो देन आई विल बी वेरी हैप्पी। सो मेरी कोशिश तो यही थी कि जैसा रेफरेंस फ़ोटो है बिल्कुल वैसा ही बना के दूँ क्लाइंट को। तो आप लोग बताइएगा कि केक आप लोग को कैसा लगा। एंड एंड में मैं ये भी दिखा दूँगी कि मैंने केक को फ्रिज में रखा कैसे था बॉक्स के अंदर, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए। सो ये था इस केक का स्टोरी। गड़बड़ हुआ, गड़बड़ को मैंने फ़िक्स किया। एंड जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, गड़बड़ जब होता है तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है, सबसे पहले हम पैनिक करते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि भैया अब हम क्या करें, अब क्या होगा, सब बिगड़ गया। बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचोगे तो आप
सब कुछ रेक्टिफाई कर सकते हो। बस थोड़ा सा आराम से सोचना कि आप इस गड़बड़ को कैसे सुधार सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, वो एंड में ना जाके सब कुछ अच्छा ही होता है। सो मेरे ख्याल से इस केक के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये रहा केक का फाइनल लुक। सो आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एज़ ऑलवेज़ प्लीज़ बताइएगा आप लोग को केक कैसा लगा, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। सॉरी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी कुछ था बताने के लिए। एक तो गड़बड़ वाली स्टोरी भी थी, प्लस डिज़ाइन भी ऐसा है कि आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन करना था। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यस मैं फिर वापस आऊँगी एक और नए वीडियो के साथ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर बार कुछ नया डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी चाहो तो उन डिज़ाइंस को ट्राई कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लोग के केक की बिज़नेस भी बढ़ता ही रहे। थैंक यू।